हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते, राम राम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, एडवांस का टेस्ट है भैया, है ना, इसी संडे 27 तारीख को। और एडवांस का टेस्ट एडवांस जैसा ही आएगा। ये मत बोलना भैया कि इतना टफ क्यों आया है। एडवांस टफ होता है और टफ ही आएगा। ठीक है, पढ़ना तभी कर पाओगे। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया है जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार कि बाइनोमियल कब खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा, है ना। तो ये जो चीज़ है सरल रेखाएं, इससे हम हमारी ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और इसकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ज्यामिति की दुनिया में हम लोग जाने वाले हैं। अब से हम लोग डायग्राम डायग्राम, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इस रेखा, ये रेखा कैसी दिखेगी, वृत्त कैसा दिखेगा, परवलय कैसा दिखेगा, अति परवलय कैसा दिखेगा, यही सब चीज़ों में हमारी आगे आने वाली जिंदगी चलने वाली है। ठीक है, क्या होने वाला है, यही सब होने वाला है। तो अब रहती है बात, हाँ नोटिस आ जाएगा टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट प्लानर डाला हुआ भैया, टेस्ट प्लानर उठाओ, देखो उसमें सब दिखेगा तुमको। ऐसे अलग से थोड़ी ना बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, खुद से देखते चले जाया करो। नोटिस में, नोटिस करके जो सेक्शन होता है ना, उस नोटिस सेक्शन में तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। ये चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी, सरल रेखाएं। द टॉपिक वी विल बी कवरिंग टुडे आर दीज। इनमें से देखते हैं कितने हो पाते हैं, कितनी चीजें हो पाती हैं, है ना भाई। आराम से धीरे धीरे शांति से चलते जाएंगे हम लोग और देखते जाएंगे एक एक करके एक एक चीजें। तो सबसे पहली टॉपिक, जो पहला टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि आयतीय या कार्तीय निर्देश तंत्र। लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, केवल और केवल ध्यान से हम लोग सुनेंगे, है ना। तो कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? यह दो संख्या रेखाओं से बना होता है। पहली संख्या रेखा जो हम लोग आज तक देखते आए हैं वही वाली है। कौन सी है ये? एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऐसी इसके लंबवत, लंबवत मतलब इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और रेखा खींच दी जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं वाई अक्ष। ये हो गई एक्स अक्ष, तो ये हो गई वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ये बात सभी लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? ध्यान से सुनते रहना, पुरानी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी याद आ जाएंगी आज। एक्स अक्ष इसको कहेंगे हम लोग, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और इनका जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये बड़े काम का बिंदु होता है, मूल बिंदु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें और जोड़ते हैं। ये जो एक्स अक्ष होती है, इस एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाए तो वो कैसा दिखता है? उसके निर्देशांक कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये पहला 1,0, 2,0, 3,0। इस तरफ धनात्मक एक्स अक्ष होती है, इस तरफ ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है। ये कौन सी अक्ष हो गई? ऋणात्मक एक्स अक्ष। इस पे जो बिंदु होता है वो होता है -1,0, -2,0, -3,0। ठीक है, ये है धनात्मक वाई अक्ष। इस पे जो बिंदु होते हैं वो कैसे दिखते हैं हम लोग? इनका एक्स निर्देशांक 0 होता है, वाई निर्देशांक चेंज होता रहता है। एक्स निर्देशांक सदैव 0 रहेगा। और यहाँ ऋणात्मक एक्स अक्ष बना दे तो ये हो जाती है हमारी 0, -1 बिंदु, 0, -2 बिंदु, 0, -3 बिंदु। कहीं पर भी एक अगर ऐसा छोटा सा बिंदु लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपने ले लिया कोई बिंदु एक्स, वाई, तो ये जो एक्स होता है इस एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। और ये होती है कोटि। किस चीज को दर्शाते हैं? भुज और कोटि। एक्स दर्शाता है वाई अक्ष से दूरी को। यहां से इस बिंदु से अगर एक लंब यहां पर गिराया जाए एक्स अक्ष पर, और एक लंब जो है इधर वाई अक्ष पे गिराया जाए, किधर? इधर वाई अक्ष पे। इसको डिलीट कर देते हैं ऐसे। एक एक्स अक्ष पे गिरा दिया जाए लंब, एक वाई अक्ष पे गिरा दिया जाए। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ कहीं ले लेते हैं। ठीक है, हमारा बिंदु भी जो है वो हम लोग नीचे कर देंगे, या एक काम करते हैं, एक वाई अक्ष को ही थोड़ा ऊपर कर देंगे हम लोग। तो वाई अक्ष को ऊपर कर दोगे तो ये ऐसी कुछ हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई अक्ष। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई अगर ये इस बिंदु के निर्देशांक है, ये जो दो चीजें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। जिसमें ये पहला निर्देशांक क्या होता है? एक्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं भुज। और दूसरा निर्देशांक होता है वाई, जिसको हम लोग कहते हैं कोटि। इस एक्स का क्या अर्थ है? कि यह दूरी, कौन सी दूरी? यह दूरी एक्स है, ये दूरी, ये दूरी एक्स है। अब ये दूरी x है तो मूल बिंदु से x दूरी पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, 0। और y निर्देशांक है, इसका क्या अर्थ है? कि ये दूरी, ये दूरी कितनी है? ये y है, ये y दूरी हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ? ये y दूरी है, मतलब इसके समांतर है ये भी y दूरी होगी। अगर इसको उठाते यहाँ की जगह यहाँ बना दिया जाए तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कि अगर ये y दूरी है मतलब ये भी y दूरी है, ये y दूरी है। तो मूल बिंदु से y इकाई दूरी पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, y हो जाएंगे, है ना। ये जो दूरी है ये भी y ही कहलाएगी, और ये जो दूरी है ये भी x ही कहलाएगी। ये जो दूरियां है ये y और x ही कहलाएंगी, ये x। ठीक है, अच्छा, ये जो पहला हिस्सा दिख रहा है इसको देखोगे, इस पूरे तल को, इस तल को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। कौन सा तल कहते हैं? कार्तीय तल। जैसे आर्गेन प्लेन पढ़ा था हमने, आर्गेन तल सम्मिश्र संख्या में, वैसे ही कार्तीय तल होता है। ठीक है, और ये जो पहला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। और इस प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें जो भी बिंदु होते हैं एक्स भी धनात्मक होता है, वाई भी धनात्मक होता है। तो इसमें जो भी निर्देशांक होंगे उसमें एक्स भी धनात्मक होगा, वाई भी धनात्मक होगा। इस तरफ आ जाओ, इधर एक्स तो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, लेकिन वाई अभी भी धनात्मक है। तो ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक होता है, वाई धनात्मक होता है, यानी कि इसमें निर्देशांक देखोगे तो ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने त्रिकोणमिति में भी देखा था। इसमें क्या है? एक्स तो ऋणात्मक है ही, साथ में वाई भी ऋणात्मक हो जाता है। और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें एक्स ऋणात्मक, एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ कि यहां तक की बातें हम लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक की चीजें हम लोगों को क्लियर है क्या?
यहां तक की चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। एक्स अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष, ये कौन सा एक्स अक्ष हो गया? धनात्मक। और इधर वाला जो है इस हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऋणात्मक एक्स अक्ष, नेगेटिव एक्स अक्ष। ये ऊपर हो गया धनात्मक वाई अक्ष और ये हो जाएगा नीचे नेगेटिव वाई अक्ष, नेगेटिव वाई अक्ष, नेगेटिव वाई अक्ष। ठीक है, बोलो यहां तक की बातें सभी लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, भुज कोठी, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये जो इन प्रतिच्छेदन बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष पे निर्देशांक कैसे होते हैं? वाई अक्ष पे ऐसे होते हैं, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे ऐसे होते हैं, धनात्मक वाई अक्ष पे ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ कर सकते हैं यहाँ से मैथ की शुरुआत। इस चैप्टर के पिछले नहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ कर सकते हैं, हमसे जेई के क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। इस चैप्टर को अगर हम क्लास में सही से देख लेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना होगा सर। बहुत बढ़िया, तो क्लास में ही क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने निपटाओ। ठीक है, चलो पोल पहुंचा ही नहीं था, कोई बात नहीं, पता होगी ये बातें सबको। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर इस मूल बिंदु से इस बिंदु को जोड़ दिया जाए, है ना, इनके कुछ कुछ नाम रखते हैं। मान लो मूल बिंदु का नाम है ओ, इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी और इस बिंदु का नाम है पी। तो ये जो ओपी दूरी है, ओपी दूरी, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस बिंदु से यहाँ पर एक लंब गिराया था, एक ऐसे लंब डाला था। तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये वाई है, ये एक्स है, ये ओपी है। तो त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और ओपी स्क्वायर यही हमको पता करना है। तो ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओपी हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये ओपी क्या चीज हो जाती है? ओपी हो जाती है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी। तो इतनी बातें और लिख ली जाए, बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर हुई क्या? इतनी चीजें हो गई क्लियर? ये जो दूरी है ये है ओपी, ये वाई है, ये एक्स है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया अवनीश राज, कहाँ चले गए थे तुम? बहुत दिनों बाद आए हो। लिखते जाओ ये साथ में। हाँ कोई बात नहीं, सेकंड स्लाइड पर करिए। क्या करें? आईआईटी दिल्ली दिला दीजिए प्लीज। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके वन शॉट डाल दो भैया, जब 8 लेक्चर के लॉन्ग शॉट में नहीं हवा लग रही है तो वन शॉट में क्या होगा? पहले लॉन्ग शॉट पढ़ो फिर वन शॉट पढ़ना, है ना। लॉन्ग शॉट्स ज्यादा जरूरी है वन शॉट से। ये हो गया हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या हो गया? कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें कुछ हमने बेसिक्स छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर कर ली है ना। चतुर्थांश, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगली चीज देखते हैं, दूरी सूत्र। तो अभी अभी जो हमने लिखा है वो दूरी सूत्र ही लिखा है, उसी चीज को फिर से लिख लेते हैं हम लोग। किसी बिंदु पी एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु ओ जिसके निर्देशांक 0,0 है से दूरी ओपी ये कितनी हो जाती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता ही हम लोगों को। दूसरा फॉर्मूला, दो बिंदु पी x1 y1, मान लो दो बिंदु ले लिए जाए, एक के निर्देशांक है x1 y1 एवं q दूसरे के निर्देशांक है x2 y2 के मध्य दूरी, इनके मध्य दूरी क्या हो जाएगी? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। अब x में से x निर्देशांक घटा दो, जरूरी नहीं है कि 1 में से 2 ही घटाओ या 2 में से 1 ही घटाओ, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? वर्ग करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो सूत्र हम लोगों को याद रखने हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है? पहले वाले में यहाँ पर कहीं है बिंदु p x y और इसकी दूरी पता कर रहे हैं हम लोग o से, ये OP हो गया। दूसरे वाले में क्या है? ये बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। जैसे P हो सकता है x1 y1 यहाँ हो और Q x1 x2 y2 यहाँ हो। तो ये हो जाता है हमारा ऐसे, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। ये करो, ये सवाल करके बताओ मुझे, ये सवाल करो। तब तक यहाँ कुछ बातें करते हैं। इनफेक्टिव के लेटर से 4 लेटर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे कि एक एक लेटर कितने बार ले सकते हैं। चारों अलग अलग, 3 एक समान, 2 अलग, 2 एक समान, 2 अलग, चारों एक समान, इस प्रकार से केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, केस बना के करना होगा। टेट नहीं चल रहा है, क्लियर है? क्लियर है। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट करो बेटा, छोड़ो पुरानी बातें। बहुत दिनों बाद लाई आई हूँ और मैंने चैप्टर से उसके बाद डीपीपी प्लीज कुछ बताइए, क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। ये अभी करो भैया, पहले जो ये चल रहा है इसको करो, इसमें मत बैकलॉग होने देना। नई चीज स्टार्ट हुई है, नई चीज स्टार्ट हुई है, थोड़ा फनी वे में पढ़ाइए। अब की बार आईआईटी पार ऑर्गेनिक कब चालू होगी? गुरुजी ये क्यों होता है? मेरा नाम लीजिए अरस्तु, क्रिस्टल क्लियर। आपको याद है एक बार मैंने लिया था लेक्चर में? बहुत बढ़िया, बिक्की बिक्की बोल भेजते हैं 120 सेकंड सिंगल करेक्ट। एक बिंदु 0,1 और दूसरे बिंदु की कोटि -3 है, यदि दोनों के बीच की दूरी 5 हो तो दूसरे बिंदु का भुज क्या होगा? बताओ आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर? है ना, पी बिंदु जो है इसको पी बोल देते हैं, तो पी तो 0,1 है और क्यू बिंदु के लिए कोटि हमको -3 दिया हुआ है, तो भुज मान लो इसका x है, भुज मान लो x है। और पी और क्यू के मध्य की दूरी कितनी दे दी गई है? पी और क्यू के मध्य की दूरी 5 दे दी गई है। तो बताओ अब x क्या होगा? यह सवाल है, x क्या होगा, यही सवाल हम लोगों को करना है। ठीक है, बोलो x क्या होगा, यही सवाल हम लोगों को करना है। आ रहा है क्या आंसर? -3 3, बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है तुमको, है ना। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? चित्र बुक नहीं सॉल्व हो पा रही, किस कंटेंट? बी, सी इज द राइट आंसर। सी 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 सी। अभी कितने चैप्टर बाकी हैं? बहुत बाकी है अभी तो। सरल रेखा, वृत्त, शांखो, परिच्छेद, समय से संख्या 2। आंसर है इसका सी, 50%। ए और बी भी लगाकर निकल गए हैं कुछ लोग, अब समझ में आ गया होगा कि क्या गलती की उन्होंने। देखना भैया,
ये मान लिया हमने बिंदु P है, दूसरे बिंदु की कोटि -3 है, भुज हमने मान लिया x है, माना भुज x है, क्या है, x है। अब हमको PQ दूरी कितनी दी हुई है, 5, यानी कि √0 - x का वर्ग प्लस 1 - -3 का वर्ग इज इक्वल टू 5 माइनस x का वर्ग x², 4 का वर्ग 16, वर्ग कर दो, x² + 16 इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू 9। तो x² इज इक्वल टू 9, तो x² - 9 इज इक्वल टू 0, x - 3 गुणा x + 3, तो x या तो 3 हो सकता है या x -3 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू +-3। तो ज्यादा सही आंसर ये है, प्लस और -3 दोनों हो सकता है ना, केवल धनात्मक वाला ही होना जरूरी नहीं है, ऋणात्मक वाला भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, ये वाला करके बताओ, ये किसके शेष है, समबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसमें ये दोनों बराबर है, समबाहु में तीनों बराबर है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, और a² + b² = c² होता है, ABC, a² + b² = c²। यहाँ तीनों बराबर होती है, a, इसमें दो बराबर होती है, अगर ये a है, ये a है तो ये भी a होगी और दूसरी b हो जाएगी। समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समकोण a² + b² + c²। बताओ अब, पोल भेजते हैं, 120 सेकंड शुड बी सफिशिएंट। यहाँ पे बात करते हैं सर, हाँ हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट होते तो ए और बी भी उत्तर होते, लेकिन सिंगल करेक्ट है, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर +-3 है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किया जा सकता कि x² एवं 16 को रूट से बाहर लिया जाए, लिख दिया जाए स्क्वायर? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, स्क्वायर के अंदर से ऐसे अलग अलग स्क्वायर बाहर नहीं आते हैं। x की जगह 0 भी तो मान सकते हैं, क्यों मान लोगे 0? वही तो निकालना है भैया, वही चीज तो निकालनी है कि उसका भुज क्या होगा। तो हमने माना भुज x है, वही चीज तो बतानी है। तो x तो भुज हो गया, और कोटि कितनी दी हुई थी, -3, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये हमने माना था, क्या किया था, माना था, तो जब खुद ही से मान लिया है तो फिर तो वही होना है कि नहीं होना है, बताओ। इसका उत्तर आ पा रहा है क्या? मान लो पहले बिंदु का नाम रख दो a, -2, b 8, -2 और c -4, -3। तो ये तीन चीजें बताओ मुझे, ए बी कितनी होगा, ए बी दूरी कितनी होगी, बी दूरी कितनी होगी और सी दूरी कितनी होगी। ए बी, बी सी और सी ए बी, दो ए और बी बिंदुओं के मध्य कितना दूरी है, बी और सी के मध्य कितना दूरी है, और सी और ए के मध्य कितना दूरी है। ए और बी के मध्य -2 - 8² प्लस 2 -2²। बी सी इनके मध्य कितनी दूरी है, 8 -4² -2 -3²। बताओ कितना आ रहा है ये दूरी। और सी ए यानी कि -4 -2 का वर्ग प्लस -3 -2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 10 का वर्ग यानी कि 100 प्लस यहाँ पर 4 का वर्ग यानी कि 16, अंडर रूट 116। दूसरे में कितना आ रहा है, 8 4 12 का वर्ग 144, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग यानी कि 145। और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25 यानी कि 129, सॉरी 29। बताओ क्या आंसर आया। तो मेरे हिसाब से तो सी है आंसर, समकोण त्रिभुज 32%। अरे भैया ए बी बी सी और सी डी तो यही आ रहे थे ना, अभी क्या तीनों बराबर हैं क्या, बराबर नहीं है तो संभव तो नहीं होगा। क्या इनमें से कोई दो बराबर है, कोई दो भी बराबर नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं होगा। यानी कि तीसरी चीज चेक कर लो, बस तीसरी चीज चेक क्या कर ले कि इनमें से किन्हीं दो का वर्ग तीसरे के बराबर आ रहा है क्या। तो देखो ये ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग क्या बी सी के वर्ग के बराबर आ रहा है क्या। ए बी का वर्ग कितना होगा 116, सी ए का वर्ग कितना होगा 29, बी सी का वर्ग कितना होगा 145। यानी कि ये किसका काम कर रहे हैं, हमारे लंब और आधार का काम कर रहे हैं। ए बी कितना, ए बी है हमारा, ए बी और सी है, यानी कि ये ए बी और सी है। ए बी दूरी कितनी है, अंडर रूट 116, और ए सी दूरी कितनी है, अंडर रूट 29, और इससे ये बी सी दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 145। ठीक है, तो 116 का अंडर रूट प्लस 29 का अंडर रूट इज इक्वल टू 145 का अंडर रूट। तो आंसर हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि सी। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या इसमें किसी को कोई शंका, कोई डाउट, कोई दिक्कत, बोलो। अरे सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं। ठीक है, टेकेंद्र कुमार साहू फिजिक्स में मैकेनिक्स, नन्नू लाल मेहरा सी उत्तर दे रहे हैं। बाकी लोग बताओ भैया, क्या ये बात समझ में आई है। यस सर, वेरी गुड। देखो बातें करते रहा करो, बोलते रहा करो, बोलना बहुत जरूरी है, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, 91%। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे और सवाल करते हैं, जैसे कि ये वाला करो कि ये किसके शेष हैं। इस बार चतुर्भुज की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, चतुर्भुज की बातें कर रहे हैं। बताओ, निकालो चारों के मध्य दूरी, ए बी सी डी दिया हुआ है ना, पता करो ए बी कितना, बी सी कितना, सी डी कितना और डी ए कितना, दूरियां पता करो। बताओ ये वर्ग है, ये आयत है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उनके मध्य कोण 90 डिग्री होता है। आयत क्या होती है, समांतर भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसमें चारों बराबर और चारों कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। समचतुर्भुज ऐसा कुछ होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे। अभी आगे जाके इन एक एक चतुर्भुज को हम लोग ध्यान से डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए जितना जानना जरूरी है उतना यहाँ पर काम हो रहा है। अभी पोल भेज देते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से सही समय आ गया है पोल भेजने का, सिंगल करेक्ट 120 सेकंड। क्वेश्चन करने में अलग मजा आता है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये कौन है जिन्होंने बहुत सारा कुछ एक साथ लिखा है, ऐसे नहीं करो भैया, क्यों परेशान कर रहे हो। ये देखो चैट नहीं चल रहा है, चैप्टर के पिछले चैप्टर का कोई कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। 144 है तो बेटा यहाँ भी तो 145 ही था महाराज, ये 145 ही तो था।
हाँ, कहाँ लिख रहा है 144? दिख रहा है क्या 144? कहीं तो नहीं लिखा हुआ 144, खुद ही से बोले जा रहे हो। क्या है आंसर? कुछ और समय बचा हुआ है, तब तक थोड़ी और बातें करते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, आंसर इज डी, बी बी बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ ठीक है गोपाल बेटा, सही हाईलाइट क्या कर दिया उसको, ठीक। आंसर का जवाब क्यों नहीं देते हैं? कौन सा आंसर? जवाब, आंसर का जवाब, आंसर का जवाब, आंसर का जवाब, आंसर का खुद जवाब है तो उसका क्या जवाब देंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी बताते हैं। तो ए और बी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? -4 और -2 यानी कि इसका वर्ग, प्लस -1 -4 यानी कि इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, ये हो जाएगा √13। फिर पता करते हैं बी और सी के मध्य की दूरी। ये दूरी कितनी हो जाएगी? -2 -4 का वर्ग प्लस -4 -0 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36, 4 का वर्ग हो गया 16, अंडर का 52। अंडर रूट के 52 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 13 और 2√13 भी लिख सकते हैं इसको। आगे आ जाते हैं सी डी। सी डी कितना हो जाएगा? 4 -2 यानी कि 2 का वर्ग प्लस 0 -3, तो ये हो गया 4 -2 यानी कि 2 का वर्ग यानी कि 4 प्लस 3 का वर्ग 9 यानी कि फिर से √13। और डी ए, डी और ए के मध्य की दूरी किसी में से भी किसी को घटा सकते हो, तो 2 -4 यानी कि 2 + 4 और 3 -1, 3 + 1 यानी 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16 यानी कि अंडर रूट आ गया फिर से 52 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 2√13। इसका मतलब दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं बराबर हैं। ए बी सी डी, ए बी दूरी √13, बी सी 2√13, ये √13 और ये 2√13, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अफसोस। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अरे रे गलत पोल चला गया, शो रिजल्ट छोड़ दो इसको। पोल्स वोट टाइप 60 सेकंड, क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बी। वेरी गुड सपना सैनी, आंसर इज बी, आंसर इज बी। नया ज्वाइन किए हो, बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ नई चीजें चालू हो रही हैं, उसको यूज करो, है ना। ठीक है, वेरी गुड सभ्यता एंजल, विनय यादव, आयुषी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र लगाना हम लोग सीख गए हैं हल्का फुल्का, अभी आगे बढ़ाते हैं हमारी गाड़ी को। और देखो एक और बात बता देता हूं मैं, अब से ना डीपीपी 7 के साथ करना, सभी समझदार लोगों के लिए, सभी सिंसियर लोगों के लिए यही एक संदेश है कि डीपीपी 7 के साथ करना। विभाजन सूत्र पे आ जाते हैं हम लोग। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, केवल ध्यान से सुनेगा। विभाजन सूत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुनेगा, हर कोई सुनेगा, लिखेगा कोई भी नहीं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु यहाँ है x2, y2। ये क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। जब हम लोग किसी टुकड़े की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड, यानी कि एक लंबी सी रेखा रही होगी, उसका ये एक हिस्सा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रेखाखंड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनके बीच की जो भी दूरी है, इनके बीच की जो लंबाई है ना, उसको एक अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ। जैसे कि मान लो ये कोई x, y है, जो कि इस ये बिंदु क्या करता है? उस पूरी लंबाई को, मान लो ये पूरी लंबाई जो है वो 10 इकाई है, तो एक ऐसा बिंदु बताओ जो इसको इधर वाला 6 इकाई हो जाए और इधर वाला 4 इकाई हो जाए। मान लो पी और क्यू दो बिंदु थे, ध्यान से सुनना, पी और क्यू दो बिंदु थे, इनके मध्य की दूरी 10 इकाई थी। तो इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु ढूंढ के लाओ ताकि इधर वाली दूरी 6 इकाई हो जाए और इधर वाली दूरी 4 इकाई हो जाए। अब ये बिंदु कहां है? इस रेखाखंड पर है, यानी कि ये अंतः विभाजन की बात होगी। क्यों? क्योंकि बिंदु कहां है? बीच में है। बीच में जब बिंदु होगा तो उसे अंतः विभाजन कह देंगे हम लोग। अब इस बिंदु के निर्देशांक कैसे पता किए जाते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं? हमको कोई अनुपात पता होना चाहिए, इस दूरी को किस अनुपात में बांटा जा रहा है। तो मान लो कि यह m अनुपात n में बांटा जा रहा है, अर्थात p बटा r और r बटा q, यह दूरी जो है ये किस अनुपात में दी हुई है? m बटा n अनुपात में दी हुई है। तो इनको गुणा कर दो x1 के साथ और बटे में लिख दो m प्लस n। इसी प्रकार से y निर्देशांक कैसे हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये क्या चीज हो गई? ये हो गया हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि, लिख लो अभी साथ में, बिंदु r x, y, बिंदु p x1 y1 एवं q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो r के निर्देशांक ये होते हैं। समझ गए बात को? लिख लो इसको। एक छोटा सा उदाहरण यहां पे देता हूं मैं। मान लीजिए एक बिंदु है 2,3 और एक बिंदु है 5,-3, और हमें बोला जा रहा है कि इस बिंदु को, ये p और q, इसको 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से सुनना, x निर्देशांक m की जगह कितना लिखा हुआ है? 3। x1 y1 से लिया जाता है, n x2 y2 से लिया जाता है, तभी ये सूत्र सही बैठेगा। अब m का गुणा करना होता है हमें इसके साथ। m कितना है? 3, 3 गुणा 5 प्लस n कितना है? 2, ये किससे गुणा होगा? उसके x निर्देशांक के साथ, बटे नीचे क्या आ जाएगा? 3 + 2, तो ऊपर कितना हो गया? 15 4 19 बटा 5। और इस हिसाब से बताओ मुझे y कितना होगा, और ये समझ में आया कि नहीं आया?
क्या ये फॉर्मूला याद रख लोगे? अंतर विभाजन याद रख लेंगे हम लोग? क्या यह फॉर्मूला याद रख लेंगे क्या? बोलो। y कितना आ जाएगा? y m किसके साथ है? इसके साथ है तो इसके y निर्देशांक से गुणा करो। 3 गुणा -3 प्लस 2 किसके साथ है? इसके साथ है तो उसके y निर्देशांक से गुणा करो। 2 गुणा 3 बटे 3 प्लस 2, तो y कितना आ गया? ये हो गया -9 प्लस 6 -3 बटे 5। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अंतः विभाजन। अब एक तरह का विभाजन और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का क्या अर्थ हुआ? अगर कोई बिंदु बाहर है तो फिर वो विभाजित कैसे करेगा? तो देखो, बाह्य विभाजन का मतलब केवल एक नाम है बाह्य विभाजन, और वो नाम किस चीज के लिए यूज किया जाता है वो मैं समझाता हूं तुमको। ठीक है, तो दूसरा बिंदु लिख रहे हैं हम लोग बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन? बाह्य विभाजन। एक मिनट। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक है, ये वाला चलेगा। बाह्य विभाजन दूसरा, बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुनना, पहले पहले समझ लो, भावनाओं को समझ लो, उसके बाद लिखना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। बाह्य विभाजन क्या होता है कि मान लो ये एक रेखाखंड है। क्या है ये रेखाखंड? हमारा P और Q। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा बिंदु ढूंढ के लाओ। कैसा बिंदु ढूंढ के लाओ? जो कि इस रेखाखंड के बाहर हो, या तो इस तरफ बाहर हो या उस तरफ बाहर हो, किसी भी तरफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरफ हो। ये P कॉमा Q मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। अब वापस से सुनना, एक ऐसा बिंदु ढूंढ के लाओ जो इस रेखाखंड के बाहर हो, या तो इस तरफ बाहर हो या इस तरफ बाहर हो। मान लो इस तरफ बाहर है। यहां एक ऐसा बिंदु ढूंढ के लाओ ताकि ये जो दूरी है PR बटे QR, ये जो दूरी है PR बटे QR, ये कितनी हो जाए? M अनुपात N हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक बिंदु इस रेखाखंड के बाहर इस तरह से है कि PR बटा QR M अनुपात N है, तो हम कहते हैं कि R इस रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है। यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी मानी जाएगी? M, और ये दूरी है ये कितनी मानी जाएगी? N। ये बड़ी दूरी M, छोटी दूरी N, क्योंकि इस तरफ है। उस तरफ होता तो फिर क्या होता? N बड़ा हो जाता, M छोटा हो जाता। निर्देशांक इन्हीं दो बिंदुओं के हमको पता है, और सूत्र भी वैसा का वैसा ही लगेगा। देखो, M जो है वो किसके साथ है? x1 वाले के साथ है, तो उसको गुणा किससे करोगे? x2 के साथ करोगे। n अनुपात किसके साथ है? x2 वाले के साथ है, तो उसको गुणा किससे करोगे? उससे करोगे। तो यहां क्या मिलेगा? m x2 माइनस, इस बार फॉर्मूला में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, m माइनस n, और y वाले में क्या आ जाएगा? m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। केवल और केवल यहां पर कितनी सी चीज ध्यान रखनी है कि अनुपात किससे है, ये ध्यान रखना। जो बाह्य बिंदु लिया है 3 अगर दिया हुआ है तो 3 किसके साथ है? अगर इसके साथ है तो गुणा इसके साथ करोगे। 2 दिया हुआ 2 किसके साथ है? इसके साथ है तो गुणा उसके साथ करोगे। एक उदाहरण लेता हूं छोटा सा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना। मान लीजिए दो बिंदु हम लोगों को दिए गए हैं, 1,2 और दूसरा बिंदु है 3,4, और यहाँ एक बिंदु से बोला गया बताओ इस तरह से कि ये जो दूरी है ये होनी चाहिए 3, और ये जो दूरी है ये होनी चाहिए 2। मतलब 3 किससे बोला जा रहा है? इससे बोला जा रहा है, तो गुणा किससे करोगे? इससे करोगे। 3 इससे गुणा करोगे, 3 गुणा 3 माइनस 2 किससे गुणा करोगे? उससे करोगे। 2 गुणा 1 बटा 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 माइनस 2 7 बटा 1। और y निर्देशांक फिर से क्या होगा? 3 किसके साथ है? इसके साथ है, तो गुणा करो इसके y निर्देशांक के साथ। माइनस 2 किसके साथ? इसके साथ है, तो गुणा करो उसके y निर्देशांक के साथ। 3 माइनस 2 12 माइनस 4 8 बटाई, तो ये बिंदु हो जाएगा 7,8। देख लो, तुम चाहो तो दूरियां निकाल के देख लेना। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो 1,2 की R से दूरी पता कर लो, इससे इसकी दूरी पता कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये 3 अनुपात 2 में ही आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि एक बिंदु R इस प्रकार है कि यह बिंदु P, लिखते जाओ भैया साथ में, x1, y1 एवं Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M अनुपात N में बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। लिख लो इस बात को। बताओ क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई है? बाह्य विभाजन का अर्थ समझ में आ गया? बाह्य विभाजन का अर्थ है कि उसी रेखाखंड पे या तो इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा। सूत्र में केवल कितना आएगा? पहले जो सूत्र में प्लस चल रहा था, अब उसको प्लस की जगह क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे बीच में। और ये बात ध्यान रखना कि किसके साथ है? m किसके साथ था? n किसके साथ है? ठीक है, m किसके साथ था और n किसके साथ है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाउ इज द जोश? हाई सर। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? लीडर बोर्ड चेक करो। अब देखो, ये जो जिन्होंने भी इतना बड़ा कमेंट किया होगा ना, इनका समय आ गया है कि अब इनको हम लोग विभाजित का मतलब क्या होता है। देखो, ये लास्ट वार्निंग है फॉर एवरीवन। अगली बार किसी ने इस टाइप के कमेंट किए, ध्यान से सुन लो, अगली बार किसी ने इस टाइप की चीजें की तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग के। ये एक और है महाशय, तो ये इसी में आ गए हैं। बताइए गुरुजी, ये वही है कौशल कुमार फिर से, है ना? तो भैया तुम अगर चाहते हो कि कमेंट करते रहें तो एम एन की जगह एम वन, जो मन है वो लिख दो। यहाँ पे सूत्र में एम वन की जगह एम वन लिख दो, एन की जगह लिख दो। हाँ, बहुत बढ़िया। पी क्यू नहीं करते हैं, जो बिंदु विभाजित करता है उससे दूरी लेते हैं। ये दूरी PR और ये दूरी QR है ना, PR PQ नहीं चलेगा, फिर तो अंतर विभाजन हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, पोल ही नहीं गया था, कोई बात नहीं। एक सवाल देते हैं और सभी समझदार लोग बताओ कि क्या उत्तर आएगा। करो। अंतर विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। 6 3 -4 5, 6 3 -4 5। ठीक है, बताओ। 6 3 -4 5 अंतर विभाजित वाले के आराम से करो, गलती मत करना, सही उत्तर लाने की कोशिश करना, गलती मत करना। ठीक है, अरे ये सुनो इतने भैया, यहाँ ध्यान से सुनो। 10 में पढ़ा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ा है तो अभी सही करो, फिर सबके सब लोग सही उत्तर दो। मेरा मैथ्स में एक भी बैकलॉग नहीं है। क्या मैं 11th में सही से परफॉर्म कर रही हूँ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सही से करो। आप सभी टीचर के हिंदी मीडियम पढ़ाने से बच्चे सेलेक्ट हो, उनका इंटरव्यू अलग से क्यों नहीं डालते हैं? एक और एग्जाम्पल करवा रहे हैं। जहां आप 8 लिखे हैं वहां पर 4 होगा, 4 4।
4 3 12 माइनस 4 8 ही तो होगा। 3 चौक 12 माइनस 4 8 सही है। बताओ। बताओ करें, चालू करें, देखते हैं कितने लोग कर पाए हैं। बताओ पहले का क्या आंसर आया। पहले का आंसर 6 3 माइनस 4 5, 6 दूनी 12 और माइनस 12 जीरो हो गया एक तो, और 6 18 9 और 15 24 बटे 5 21 बटे 5, 21 बटे 5 2 तिया 6 और 15 21 बटे 5 0 21 बटे 5। पहले का तो 0 21 बटे 5 आना चाहिए। दूसरे का बताओ, दूसरे का क्या आएगा। तो पहले वाले में अंतर विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन का अर्थ है कि बीच में कहीं बिंदु होता है 6 3 और बीच में प्लस का चिन्ह आता है माइनस 4 5, है ना। मान लिया आर बिंदु यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 2 में। पी क्यू क्या हो जाएगा, आर के निर्देशांक 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 6, गलत, माइनस एक्स एक्स वाले लेने हम लोग को। 3 गुणा माइनस 4 प्लस 2 गुणा 6 बटे 3 प्लस 2, फिर 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 3 बटे 3 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 0 21 बटे 5। दूसरे का बता रहे हो क्या, नहीं नहीं माइनस 22 बटे 5 नहीं है दूसरे का। दूसरे का सही आंसर माइनस 24 और 9। इस बार क्या है, बाह्य विभाजन हो रहा है। पी है 6,3, क्यू है माइनस 4,5 और आर यहां पर कहीं है, और ये है 3 और ये है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई बस यहां पर जो पहले लिखा हुआ था वही का वही लिखो, माइनस लगा देना बीच में। 3 किसके साथ है, इसके साथ है, तो 3 इससे गुणा करोगे। 3 माइनस 4 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3 माइनस 2, और दूसरा 3 उधर वाले के साथ है तो इधर वाले से गुणा करोगे। 3 5 15 माइनस 2 गुणा 3 बटे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12 माइनस 24 बटा 1 और 15 माइनस 6 यानी कि 9 बटा 1 माइनस 24 बटे 9। बोलो कितने लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गए, कितने लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, बोलो। कितने लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं। ना ना ना, फिर से भेजते हैं, बताओ। 5 नहीं आएगा बेटा, नीचे भी तो घटाना होता है। 3 माइनस 2 तुमने 19 19 क्यों कर रहे हो, जोड़े 15 5 या 15 माइनस 6 बजे बीच में माइनस माइनस ही तो लगाना था। माइनस 12 माइनस 24 और 15 माइनस 6 9, सही तो है, नहीं है, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, 94.3% को ये बात समझ में आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और पूछते हैं। रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। अभी समत्रिभाजित का क्या अर्थ होता है, समत्रिभाजित का अर्थ होता है कि मान लीजिए इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है, तो ये पी और क्यू है। पी जो है वो कैसे मिलेगा, 1 माइनस 2, और क्यू जो है वो है 5 6। तो समत्रिभाजित आर और एस, आर और एस, इसका मतलब ये एक और ये एक, 3 बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। इस पूरी दूरी को 3 बराबर टुकड़ों में बांटने वाले जो 2 बिंदु होंगे उनके निर्देशांक तुम्हें बताने हैं। तो आर के लिए, अगर आर पता करना है तो आर के लिए ये क्या चीज हो जाएगी, पी क्यू 1 माइनस 2 और 5 6, और आर आर के लिए ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, है ना। और एस के लिए पी क्यू और एस यहां पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस 2 और 5 6। 1 माइनस 2 5 6 ऐसी कुछ सिचुएशन है। बताओ, करो सॉल्व, टाइम लो अपना, धीरे धीरे और आराम से सॉल्व करो। एंड से दिया मुझे 200 का कूपन मिला है, पीडब्ल्यू से अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या करूं। अभी तो मैं क्या बता सकता हूं बेटा इसमें, तो मेरे मुझे भी आइडिया नहीं है। स्लाइड से में यदि चारों भुजाएं इक्वल हो तो वर्ग और समचतुर्भुज आंसर हो जाता। देखो अभी क्या है, सोनू कृष्णवंशी यादव, है ना। एक चीज और होती है कोण, अभी हमें पता नहीं है कोण कैसे निकालते हैं, है ना, इसलिए अभी हम लोग उनमें अंतर नहीं कर पाते। बराबर आ जाता तो हम अभी बोलते कि या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, लेकिन अगर कोण निकालना सीख जाएंगे ना जब, तो हम और अच्छे से बता पाएंगे कि अगर 90 डिग्री कोण है मतलब वर्ग होगा, 90 डिग्री कोण नहीं है मतलब आयत होगा। ठीक है, 6 3 कहीं भी लिख दो भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे कितना लेना है उतना ध्यान रखना, किससे कितना दूरी लेना है उसको ध्यान रखना। ये जब दिया हुआ है ना 6,3 माइनस 4,5, मतलब 6,3 की तरफ से 3 आएगा और माइनस 4,5 की तरफ से 2 आएगा। 6,3 की तरफ से 3 और इसकी तरफ से 2, इतनी बात याद रखना। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है, निकले क्या आंसर। पहले वाले का क्या आ रहा है, पहले वाले का आर, आर का आंसर कितना आ रहा है 7/3 2/3। तो आर के निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 5, 1 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 5 बटे 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। पहले आ गया 7/3 और दूसरे वाले में 2 गुणा माइनस 2 प्लस, या इधर से लिखते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, 1 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 1 बटे 1 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 6 प्लस 2 गुणा माइनस 2 बटे 1 प्लस 2। तो आर के निर्देशांक आ गए 7/3 और ये हो जाएंगे 2/3। अगला एस के निर्देशांक कितने आएंगे, एस के भी निकाल लिया, 11/3 और 10/3 बोला जा रहा है, देखते हैं। तो 2 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 1 बटे 2 प्लस 1, और 2 गुणा 6 प्लस 1 गुणा माइनस 2, तो उधर हो गया 11/3 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 10/3। ये आंसर आना चाहिए, गड़बड़ कर दी क्या, 1 माइनस 2 और
2 × 5 + 1 × 1 सही है, यही आ रहा है ना। ठीक है, 11/3 और 10/3 गलत लिख दिया यहाँ पे, 11/3 आएगा, 11/3। ठीक है, समत्रि विभाजित करते हैं, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, 12 - 2। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक और ये करते हैं, ये करो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। या ऐसा करते हैं, एक चीज पहले कर लेते हैं, ये सवाल कर लिया ना, यहाँ पे एक नोट लिखता हूं मैं, उस नोट को लिखो, उसके बाद करना उसको, कमेंट्स बंद करते हैं। दूरी को 1 क्यों लिया है? अनुपात के लिए, 3 भागों में विभाजित करना है। अगर 3 भागों में विभाजित करना हो, त्रिभाजन का मतलब क्या होता है कि इस पूरी दूरी के कितने टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े किए गए, तो इन 3 टुकड़ों का अनुपात कितना होगा? 1 1 1 होगा। मान लो इनके बीच की दूरी 3 होती तो ये कितना होगा? 1 1 1 होगा। इसका अर्थ ये है कि पी आर, आर एस और एस क्यू, ये जो है अनुपात, ये 1:1:1 होगा। इन दूरियों का तीनों का बराबर होगा। सम त्रिभाजन मतलब 3 बराबर हिस्से, तो अनुपात कितना होगा? अगर ये आर है तो इसके इधर 1 इकाई होगा, उसके बाद 2 इकाई होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी आर बटा आर क्यू 1/2 होगा, और यहाँ पर पी एस बटा एस क्यू 2/1 होगा। ठीक है, चलो अब वो जो नोट लिखवा रहा था मैं उसको लिख लेते हैं, फिर उस सवाल पे जाएंगे। नोट नंबर 1, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर दो बिंदु है हमारे पास P x1, y1 और दूसरा बिंदु है Q x2, y2 और इनका मध्य बिंदु है R। मध्य बिंदु का मतलब फिर से क्या होगा? जो 1:1 में बांटता है, दोनों की दूरियां बराबर है, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, तो इस हिसाब से R क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के लिए मैं बता देता हूं तुमको, पिछले अगले सवाल में जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इसके जो ये विकर्ण होते हैं ना, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलो अब करो ये क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हैं, कोई भी एक विकर्ण ले लो, उसके सिरे इनको बना दो। मान लो ये वाला विकर्ण ले लिया, तो इसके सिरे क्या हो गए? 3, -4 और -6, 5 है ना। तथा तीसरा शेष ये मान लेते हैं कि -2, 1 ये है, तो चौथा शेष क्या होगा? तो ये वाला क्या होगा? मान लो ये ए, बी और सी, ए सी विकर्ण के सिरे हो गए, बी ये बिंदु हो गया, तो डी क्या होगा ये बताना है तुमको। एक्स, वाई ये क्या होगा ये हमको बताना है। ये दो बराबर होते हैं, ये दो बराबर होते हैं। डी के निर्देशांक बताने हैं तुमको। क्या करना है? डी के निर्देशांक बताने हैं। बताओ फटाफट डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक क्या होंगे बताओ? डी के निर्देशांक क्या होंगे? बता रहे हो क्या? बैकलॉग वाला देख सकते हैं क्या? अरे भैया खुद तुम लोग कहाँ बीच बीच में एकदम से जागते हो क्या? इतनी बार नई चीज तो देखो, देख के खुद डिसाइड करो कि देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इतना परेशान नहीं होना है ना, मुझे लगा परेशान ज्यादा हो गए लोग। जितना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उससे ज्यादा तो बना लिए। बैकलॉग वाले देख, अरे बोल दिया, इतनी बार समझा दिया, नई चीज है, नई दुनिया है, नया सब कुछ है। क्या करेंगे हम लोग? ये जो है ये क्या होगा? ये दोनों का मध्य बिंदु है। इसको अगर कुछ पी कह दें तो पी इन दोनों का भी मध्य बिंदु है और इन दोनों का भी मध्य बिंदु है। पी दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। क्या है? दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। पोल भेज देते हैं, सिंगल चॉइस, 120 सेकंड का है ना। तो अगर एसी विकर्ण की बात करें तो ये बिंदु ए, ये बिंदु सी और पी इसका मध्य बिंदु है। 3, -4 और -6, 5 और ये बराबर होगा, मध्य बिंदु है। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 - 6/2 और -4 + 5/2, यानी कि पी हो जाएगा -3/2, 1/2। ये पी के निर्देशांक हो गए। अब ये किसका? इसका बी डी का भी मध्य बिंदु है। इधर डी और इधर बी ले लें, तो डी के निर्देशांक क्या है? x, y। बी के निर्देशांक क्या है? -2, 1 और पी इनका भी मध्य बिंदु है। और पी के निर्देशांक कितने हैं? -3/2, 1/2, यानी कि डी और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x - 2/2, ये कितना आना चाहिए? -3/2 आना चाहिए। और y निर्देशांक कैसा होगा? y + 1/2, ये कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए। तो ये हो गया x - 2 = -3, x = -1, y + 1 = 1, y = 0, तो -1, 0 आंसर हो जाएगा ए। 59%। कुछ लोग बी भी लिख दिए थे। तो बताओ भैया समझ में आया क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड दीपक कुमार बलिया ज्ञानोदय। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। वेरी गुड ठाकुर आदित्य सिंगर, वंशिका वर्ष ने हेलो, बहुत बढ़िया। मैं आगरा से है, DA -4 होना चाहिए। चतुर्भुज वाले सवाल में DA -4 होना चाहिए। सी लगा दिया, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके और चीजें जोड़ते जाते हैं। अब क्या होता है, अभी तक ध्यान से सुनना, नई चीज आ रही है। अभी तक हम लोगों को बिंदु दे दिए जा रहे हैं, अनुपात दे दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस अनुपात में कौन सा बिंदु विभाजित करेगा। अभी दूसरे प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं, तो उसके लिए फिर से कुछ नोट लिखने होंगे। पहला नोट, ये अनुपात जो होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज होती है कि 6:4 लिखना ये बराबर है 3:2 लिखने के, और ये बराबर होता है 3/2:1 लिखने के। इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 6/4 जो है उसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3/2/1। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रेखाखंड है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और कोई बिंदु पी, इसको ऐसे बोला जा रहा है कि m/n में बांट रहा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये m/n अनुपात 1 में बांट रहा है। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि m/n इज इक्विवेलेंट टू m/n/1, तो m/n m/n/1 भी लिखा जा सकता है। ये AP/PB। अब ये सारी चीजें ऐसे ही जनरल नॉलेज हो गई। अब समझाने की बात ये है कि अगर ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए कि ये एक बिंदु है ए,
जिसके निर्देशांक है x1, y1 और एक बिंदु है b जिसके निर्देशांक है x2, y2 और एक बिंदु p बोला जा रहा है जो इसको किसी अनुपात में बांटता है और वह अनुपात हमको बताना है, तो हम हमेशा कैसा मानेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग लैम्डा और इसको मान लेंगे 1, है ना। ये निर्देशांक भी हमको दिए हुए होंगे, ये निर्देशांक भी हमको दिए हुए होंगे। मान लीजिए निर्देशांक x, y है, तो जब भी हमें अनुपात मानना हो तो हम क्या मानेंगे, हमेशा लैम्डा अनुपात 1 मानेंगे। ये m बटा n को कुछ लैम्डा मान लेंगे, उसको 1 मान लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि AP बटा PB m बटा n है और m बटा n को m बटा n अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, उसको लैम्डा अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हमें जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तो सदैव लैम्डा अनुपात 1 मानो। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये a, b को यह बिंदु p किस अनुपात में बांटता है, तो हम क्या बोल देंगे कि माना लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है। एग्जांपल एक लेता हूं मैं, मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास a, एक बिंदु है b, इसके निर्देशांक हमने लिए हैं 1,3 और इसके निर्देशांक हम लोगों ने लिए हैं 5,7 और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक बिंदु p इसको किस अनुपात में बांटता है और p के निर्देशांक हम लोगों को दिए हुए हैं 3,5। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि दूरियां निकाल लें, कि इनके बीच की दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी निकाल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा क्या तरीका है कि मान लेंगे माना लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है, तो ये बोल दिया हमने लैम्डा, मध्य बिंदु नहीं हो रहा है तो मध्य बिंदु ही हो गया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 7, 9। माना ये लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है, तो इस p बिंदु के निर्देशांक हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा गुणा 7, इधर वाले के साथ गुणा होता है, प्लस 1 गुणा 1 बटे लैम्डा प्लस 1। ये p का x निर्देशांक हो गया, वैसे तो x निर्देशांक से आ जाएगा, y निर्देशांक क्या हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 1 गुणा 3 बटे लैम्डा प्लस 1। तो ये कितना हो गया 7 लैम्डा प्लस 1 बटा लैम्डा प्लस 1, ये हो गया x निर्देशांक जिसका मान है 3। इसको हल कर लो, 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, कितना हो गया 4 लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कि लैम्डा अनुपात 1 यानी कि 1/2 अनुपात 1, यानी कि इसको क्या भी लिख सकते हैं 1 अनुपात 2। लिखो इन बातों को, बताओ कि क्या ये बात समझ में आई है कि जब भी अनुपात मानना हो तो लैम्डा अनुपात 1 मानो। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा हुआ तुम जाग गए हो, है ना, नहीं तो थोड़ी देर बाद आते तो क्लास ही खत्म हो जाती। बोलो, समझ गए 89%। तो कुल मिलाकर समझना केवल इतना है कि जब भी अनुपात मानना हो तो लैम्डा अनुपात 1 मान लो। क्या कर लो, लैम्डा अनुपात 1 मान लो। जैसे कि ये सवाल करो, बताओ इसमें क्या आ रहा है आंसर। ऑप्शन देते हैं तुमको, 5:8, 4:7, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, 5:8 बाह्य विभाजन और डी 4:7 बाह्य विभाजन। और एक और चीज यहां पे लिख देते हैं नोट के साथ ही, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, यदि लैम्डा ऋणात्मक आए, यदि लैम्डा ऋणात्मक आए तो बाह्य विभाजन माना जाता है। बस ये बिंदु 3 और बिंदु 4 याद रखने हैं तुमको, तो बाह्य विभाजन माना जाता है। बिंदु 3 और बिंदु 4 याद रख लो, बिंदु 3 और बिंदु 4 याद रख लो। -1,1 भेजते हैं पोल तुमको, अगर ऋणात्मक आ जाए, लैम्डा का मान ऋणात्मक आ जाए मतलब बाह्य विभाजन है, लैम्डा का मान धनात्मक आ जाए मतलब अंतर विभाजन है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, -1,1, 4,4 और 7,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये -1,1 इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लिया हमने लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अरे ये माइनस नहीं, प्लस कर दो इसको, प्लस कर दो, माइनस मत करना, प्लस कर दो उसको, या ठीक है प्लस ही करो तुम तो, -1,-1 कर दो, थोड़ा और बदल दे रहे हैं, -1,-1 कर दो। ये -1,-1 है, इन्होंने लिखने में गलती कर दी, देखो मेरी गलती नहीं है, जो लिखा है जिसने उसकी गलती है, ठीक है। -1,-1 कर दो और मान लो लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, ठीक है। ये पोल का समय तुम्हारा बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग P, इसका नाम रख देते हैं A और B, A B P। माना P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस 1, और ये दूसरे वाले से भी वही आ जाएगा। तो बताओ लैम्डा का मान कितना आ गया, तो ये हो गया -5 इक्वल टू 8 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -5 बटे 8, यानी कि माइनस आ गया, ये कैसा विभाजन हो जाएगा, बाह्य विभाजन। माइनस जब भी आ जाए इसका अर्थ है कि बाह्य विभाजन हो गया। और 5:8 है मतलब 5/8:1, लैम्डा अनुपात 1 लिया था हमने, यानी कि 5/8:1 और 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 5:8 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, 23% ने लिखा है, ओ सॉरी बी सी होगा, माई मिस्टेक, 100 4 के साथ, मतलब इन्होंने गलत आंसर वालों ने दिया। बाह्य विभाजन होगा, क्या ये सवाल समझ में आ गया है, बोलो। बाह्य विभाजन होगा, 5:8 में बाह्य विभाजन होगा, ठीक है, 5:8 में बाह्य विभाजन होगा। क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा, बाह्य विभाजन। आंसर इज सी, बाह्य विभाजन 5:8। हाँ थोड़ी सी तो हो गई बेटा, क्या करें, चीटिंग तो हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलो एक और काम करते हैं फिर, यहां पर एक चीज सिखाते हैं तुमको, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या चीज सीखनी है हम लोगों को कि अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर है, अगर यदि बिंदु, कोई भी बिंदु P x1, y1 या a, b, रेखा a, b तो बिंदु P अल्फा, बीटा, रेखा
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर स्थित है तो यह बिंदु इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि अल्फा कॉमा बीटा इसमें रख सकते हैं, एक्स की जगह रख दो अल्फा, बी की जगह रख दो बीटा और यहां रख दो सी, ऐसा कुछ होगा। उदाहरण के तौर पे ये बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिंदु ले लिया हमने, अभी जो लिए थे वही ले लेते हैं, 1,3 है ना, और रेखा क्या हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये बिंदु इस रेखा पर है? हाँ या ना में बताओ कि एक एक करके मैं ये लिखता जाता हूँ। बिंदु यहाँ पर 1,3 है या नहीं है, 2,4 है या नहीं है, 3,6 है या नहीं है, माइनस 1,1 है या नहीं है, 1,3 है या नहीं है। क्या 1,3 इस रेखा पर है? कैसे चेक करोगे? अगर ये इस पर है तो रख दो 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये है। 2,4 रखो, 2 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये भी है। 3 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उधर कितना बच गया? माइनस 1, इधर 0 बराबर नहीं है, ये नहीं है। चौथा माइनस 1 वाई की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0, ये भी है। यानी कि 1,3 है, 2,4 है, माइनस 1,1 है, ठीक है। तो ये इस पर होंगे और ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो कोई बिंदु किसी रेखा पर होता है तो मतलब वो उसकी समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या ये बात मानते हैं हम लोग? क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं हम लोग कि हाँ सर, अगर एक बिंदु इस रेखा पर है तो वो उसको संतुष्ट करेगा? ठीक है, 1 2 4 है लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है, बाकी सब है। ये रेखा थी, ये बिंदु थे, रख रख के देख लिया हमने कि इस पे है या नहीं। अगर कोई बिंदु है तो संतुष्ट करेगा, नहीं है तो नहीं संतुष्ट करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 92%। अब हम लोग देखते हैं एक नई चीज, अनुपात जिसमें दी गई सरल रेखा दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे, है ना। क्या बात कही गई है कि एक दो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1 दिए गए हैं, इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 दिए गए हैं। अब एक ये सरल रेखा है जिसकी समीकरण भी हमको दी गई है। इसकी समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा जा रहा है कि यह रेखा इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं हम लोग कि यह रेखा इस रेखाखंड को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु के निर्देशांक p है। सवाल समझ में आया? ये दोनों बिंदु हमको दे दिए गए हैं, इनके निर्देशांक दे दिए गए हैं, इस रेखा की समीकरण दे दी गई और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ यह रेखा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड बनाया, फिर रेखा बनाई, देख रहे हैं कि रेखा इसको विभाजित कर रही है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रही है। ये हमने माना है। क्या किया है हमने? माना है कि माना रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिंदु ax1 y1 एवं bx2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक अनुपात विभाजन सूत्र लगा दें, लैम्डा x2 प्लस x1, 1 गुणा x1 बटा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1। मुझे बताओ कि यही होंगे ना P के निर्देशांक? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या कि हाँ सर P के निर्देशांक ये होंगे? बोलो P के निर्देशांक ये होंगे या नहीं होंगे? क्या P के निर्देशांक यही होंगे? अभी P रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर c इज इक्वल टू 0 पर स्थित है तो ये इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह क्या लिख दें? इस P के निर्देशांक को अगर हम लोग अल्फा कॉमा बीटा बोल देते, P के निर्देशांक को अल्फा कॉमा बीटा बोल देते, तो अल्फा क्या होता? लैम्डा x2 अपॉन x1 प्लस ये, और बीटा हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 बटे ये। तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की जगह क्या लिख दें? बहुत बढ़िया, अल्फा की जगह लिख दो लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1। अभी जो सूत्र आएगा ना लास्ट में, बस वो सूत्र याद रखना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करें? लैम्डा प्लस 1 को लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस c गुणा लैम्डा प्लस 1, c गुणा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो लैम्डा 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 कॉमन ले लें, तो ये हो गया ax2 प्लस by2 प्लस c, और बाकी बचा क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा का क्या आंसर आ गया? माइनस ऑफ ax1 by1 प्लस c बटे ax2 प्लस by2 प्लस c। तो कुल मिलाकर जो लास्ट में रिजल्ट है, ये देखो, ये जो भी काम किया ना, ये सब समझदार बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो पूरा फैला फैला के समझा रहा हूं मैं। अब रिजल्ट जो याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर अनुपात जिसमें दी गई सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिए गए बिंदुओं ax1 y1 एवं bx2 y2, सरल रेखा ये बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, वो होता है लैम्डा माइनस, पहले क्या करो, x1 y1 वाले रख दो, x1 y1 प्लस सी बटे ax2 प्लस by2 बटे सी। बस ये ऊपर जो लिखा हुआ ना, इतना याद रखना है, इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। और जिसको पूरा सॉल्व करने की आदत है उनके लिए पूरा सॉल्व करके भी बता दिया मैंने कि ऐसे यहां तक पहुंचे थे हम लोग। ठीक है, पूरा सॉल्व करके उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है जिनको पूरा सॉल्व करने की आदत है। माना रेखा बिंदु इसको एक में विभाजित करती है। क्या ये फॉर्मूला याद कर लोगे? बहुत बढ़िया, 90%। क्या यह फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं? अनुपात जिसमें दी गई सरल रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिए गए बिंदु ax1 y1 एवं bx2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। जिसको पूरा मेथड से जाना है वो सवालों में पूरा मेथड भी यूज कर सकता है कि लैम्डा तक कैसे पहुंचते हैं। जिन लोगों को फॉर्मूला याद रखना अच्छा लगता है वो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। केवल इतना, ये डब्बे के अंदर लिखा हुआ यही बात याद रखनी है। अच्छा, इसमें ये चीज भी याद रखना कि अगर लैम्डा धनात्मक आ रहा है मतलब अंतर विभाजन, और लैम्डा ऋणात्मक आ रहा है मतलब बाह्य विभाजन, वो तो ऑब्वियस हो ही चुका है। ठीक है, 90% मानते हैं इस बात को। बहुत सुंदर, तो ये वाला करो फिर।
अंतर विभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा? पहले लैम्डा क्या आएगा बताओ? लैम्डा धनात्मक आ रहा है मतलब अंतर विभाजन, लैम्डा ऋणात्मक आ रहा है मतलब बाह्य विभाजन। सरल रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से प्राप्त रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात ज्ञात करो। बताओ फटाफट। ऑप्शन देते हैं 1:2 अंतः, 2:3 नहीं 2:1 अंतः, सी 1:2 बाह्य, डी 1:2 अंतः। ये ध्यान रखना कि पहले जो लिखा हुआ है पहले उससे अनुपात लिखेंगे। पहले बिंदु ए दिया हुआ है तो ए से जो मानोगे वो पहले लिखोगे -3,4 और ये बोला जा रहा है कि ये है रेखा, तो लैम्डा ए से लोगे और बी इधर माना जाएगा। इस रेखा के समीकरण है x + y - 5। तो ये रेखा हमारा काम करेगी किसका? ax + by + c = 0 का। ये हमारा काम करेगा x1 y1 का और ये हमारा काम करेगा x2 y2 का, है ना। सूत्र में यही बात ध्यान रखना है कि लैम्डा x1 y1 से माना जाता है और 1 जो है वो x2 y2 से माना जाता है। अब बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है? क्या 12th स्टार्ट हो जाएगा कब से? क्यों जानना है तुमको बेटा? ये अभी जो चल रहा है उसमें दिमाग लगाओ। हाँ एडवांस के लिए सफिशिएंट है, कर लो, पूरी कर देना, पूरी कर दोगे एडवांस हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। देखो ये आ गए हमारे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, इतना सारा लिख के और सॉरी माफ कर दो, तुम तो गए अभी, है ना। मैंने 10 क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तुम बच गए, थोड़ा ही लिखा है तुमने। जो भी इस प्रकार के काम करेगा वो बचेगा नहीं। नई चीज चालू हो रही है भैया, इस टाइप के काम अब यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। चलो ऑप्शन भेजते हैं तुम्हारे पास, स्टार्ट। बी होगा। कोई और फिर से आया है एक और कोई ब्लॉक होने वाला लग रहा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं लिखा है मैंने। अरे तुम बचे हो क्या अभी तक? अलग से नाम भेज के करवा देंगे बेटा। बी सी द्विपद प्रमेय डीपीपी सॉल्यूशन एडवांस में ऑल क्लियर। एडवांस टेस्ट के लिए कुछ बता दीजिए। एडवांस टेस्ट के लिए क्या बताएं बेटा? एडवांस टेस्ट के लिए एडवांस पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ केवल आमने सामने के भुजा बराबर होने से आयत नहीं होगा, समचतुर्भुज भी हो सकता है। इसके लिए विकर्ण की भी जांच करेंगे। विकर्ण बराबर होता है इसीलिए। समचतुर्भुज में तो बेटा चारों भुजाएं बराबर होती है। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हो, और समांतर चतुर्भुज तो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए वो तो हट ही गया, है ना। आमने सामने की भुजा बराबर है तो हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आयत ही होगा, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज वहां नहीं था। चारों भुजाएं बराबर आ जाती तो वर्ग या समचतुर्भुज इन दोनों में से हो सकता था, फिर हमें विकर्ण की जांच करनी पड़ती कि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम सारे चतुर्भुज को डिटेल में भी जानेंगे, लेकिन फिर भी बढ़िया है। ठीक है, चलो कुछ आ पा रहा है क्या हमारा आंसर? 1:2, 2:1, 1:2, 1 अरे मैंने एक जैसी बार बार लिख दी क्या? ये 2:1 अंतर कर देते हैं। नहीं, ये तो अंतर हो ही गया था। बाय, ये लास्ट वाला बाय कर देते हैं। बाय भाई 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 भाई। बताओ 1:2 अंतर। अरे फिर कुछ गड़बड़ कर दिया, ये दोनों सेम हो गए तो इसको 2:1 कर देते हैं। 2:1 बाय, 2:1 बाय, अंतर अंतर भाई भाई, धाए धाए भाई भाई। तो आंसर है 1:2 बाय, यानी कि सी 31%। लोग बी भी लगा के चले गए हैं। चलो देखते हैं। तो दोनों तरह से मैं बताता हूँ, पहले पूरा मेथड बताता हूँ फिर फॉर्मूला से भी बताऊंगा, है ना। पूरे मेथड के हिसाब से ये बिंदु को हम लोग मान लेते हैं पी अल्फा कॉमा बीटा। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -3 लैम्डा + 1 अपॉन लैम्डा + 1, और बीटा क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा + 2 अपॉन लैम्डा + 1। और ये किस पे? हाँ, इस लाइन पर है, तो अल्फा कॉमा बीटा पी रेखा। ये सीखना भैया, समझदार लोग जो इस मेथड को सीखोगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला याद करना अपनी जगह, मेथड भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। जरूरी चीज में ही मैं बताऊंगा मेथड, जहां पे फॉर्मूला से काम हो जाएगा वहां पे फॉर्मूला ही बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं मतलब ये काम में आएगा। अल्फा + बीटा -5, इसको रख देते हैं यहाँ पे लाके। -3 लैम्डा + 1 बटे लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 2 बटे लैम्डा + 1 -5। तो ये कितना हो गया? -3 लैम्डा + 1 + 4 लैम्डा + 2 -5 लैम्डा -5। गुणा कर दिया और नीचे वाला जीरो में भेज दिया। घबरा मत जाना, ये लिख देते हैं चलो, = 0। नहीं तो कुछ लोग बोले अरे लैम्डा + 1 कहाँ गया? वो जीरो में चला गया। तो ऊपर कितने हो गए? -8 यानी कि -4 लैम्डा, और 2 और 1 3 -2 = 0। तो -4 लैम्डा = 2, -2 लैम्डा = 1, लैम्डा आ गया -1/2, यानी कि लैम्डा अनुपात 1 को क्या लिखोगे? माइनस मतलब तो बाह्य हो गया, माइनस मतलब तो बाह्य हो गया, 1:2 बाह्य। आंसर जो होगा वो सी ही होगा। क्या ये बात समझ में आए कि अनुपात होगा बाह्य, विभाजन होगा बाह्य? क्या ये बात समझ में आए? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है कि अनुपात या विभाजन बाह्य होगा? समझ गए? सुलेखा नामदेव और दीपाक्षी राणा। बताओ भैया। गुड इवनिंग अवनीश राज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभ्यता एंजल, यस अमन कुमार, शंभू, रश्मि, चेतना, आयुष पांडे। रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दें? रिपीट तुम खुद करोगे। -2 लैम्डा कैसे हुआ? कहाँ है -2 लैम्डा? -2 तो कहीं लिखा हुआ। अच्छा, फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से ये अनुपात जो होता था वो क्या होता था? -ax1 + by1 + c बटे ax2 + by2 + c। यानी कि रेखा में ये जो लैम्डा होता है वो ये होता है। रेखा में पहले प्रथम बिंदु रखो। प्रथम बिंदु रखोगे तो प्रथम बिंदु किस रेखा में रखोगे? इस रेखा में रखोगे। तो क्या आएगा? 1 + 2 -5, और फिर दूसरा बिंदु रखोगे -3 + 4 -5। ऊपर कितना हो गया? -2, और नीचे कितना हो जाएगा? -8 -4। तो यहाँ से भी तो देखो -1/2 ही आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, 89%। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखते हैं। कुछ विशेष रेखाएं होती हैं जो कि होती हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। तो नोट नंबर 1, बिंदु, या पहले ऐसे लिख देते हैं, बिंदु ए x1, y1 एवं बी x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, पहला, एक्स अक्ष
दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष के अनुपात में विभाजित करेगा इनके वाई निर्देशांकों के अनुपात के नेगेटिव के फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है कि काम तो यही करना है हम लोगों को। कौन सा काम करना है? यही काम करना है ना। अब अगर ये एक्स अक्ष द्वारा प्रतिच्छेद हो रहे हैं तो वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस y1 बाई y2। और वाई अक्ष द्वारा प्रतिच्छेद हो रहा है तो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक्स अक्ष द्वारा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस y1 बटा y2 अनुपात में, या ऐसे लिख देते हैं, माइनस y1 बटा y2 अनुपात 1 में विभाजित होता है, और एक्स वाई अक्ष द्वारा माइनस x1 बटा x2 अनुपात 1 में विभाजित होता है। ये कैसे किया जा रहा है? काम वही का वही किया जा रहा है। एक्स अक्ष की समीकरण होती है, एक्स अक्ष की समीकरण अभी आगे जाके वैसे डिटेल में जानेंगे। एक्स अक्ष की समीकरण होती है y इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पी बिंदु हमने निकाला था उसका y निर्देशांक 0 कर दो। और y अक्ष की समीकरण होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लो इसको। बाह्य इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव था, बाह्य इसलिए हुआ क्योंकि ऋणात्मक आया था। ठीक है, क्यों राहुल चौहान, समझ में आई बात? हाँ, रेड कलर का अच्छा है ना, कोई बात नहीं। एक्स अक्ष की समीकरण y इज इक्वल टू 0 होती है तो y निर्देशांक को शून्य कर दो, और y अक्ष की समीकरण x इज इक्वल टू 0 होती है तो x निर्देशांक को शून्य कर दो। इतना करने से काम हो जाएगा, याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर ये सवाल करके बताओ। y निर्देशांकों का अनुपात, किसका अनुपात? y निर्देशांकों का अनुपात। अरे डायरेक्ट याद रखो ना। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हर चीज के ऐसे जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना है। पहले कैसे करना है, मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसको याद करो, अप्लाई करना सीखो। जितने 20 बार अप्लाई करोगे ना, अपने आप फील आने लग जाता है कि अच्छा ऐसा होता था। पहले दिन नहीं चमकेंगी चीजें, है ना। कभी भी शुरू में पीछे मत पड़ा करो। तो नहीं मुझे तो आज का आज ही बताओ भैया पहले ये हुआ कैसे था। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले उसको अप्लाई करना सीखो, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे कि वो कैसे हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। चलो बताओ, एक्स अक्ष द्वारा किसमें होता है? इनके y निर्देशांकों में, है ना। तो इसको x1 y1 मानोगे, याद रखना पहला वाला x1 y1 मानना, दूसरा वाला x2 y2 मानना। एक्स अक्ष द्वारा क्या होता है? माइनस y1 बटा y2। तो माइनस y1 कितना 4, y2 कितना 6, माइनस 2 बटा 3। आंसर हो जाएगा बी 49%। कुछ लोग ए भी लगा रहे हैं, कुछ लोग सी भी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर अगली चीज लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले क्या तुम्हें सारणिक का मान निकालना आता है? कितने लोगों को सारणिक का मान निकालना आता है? सारणिक, दो प्रकार की सारणिक होती है। एक होती है हमारी ऐसे ए बी सी डी, अगर 4 अवयव लिखे हुए हैं तो इसका मान होता है, पहले इन दोनों को गुणा करो, ए गुणा डी और फिर माइनस बी गुणा सी, इन दोनों को करो। उदाहरण, अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 5 गुणा 2 10, माइनस 3 गुणा 4 12, यानी कि माइनस 2। अगर ये पता है तो इस सारणिक का मान बताओ कितना होगा? -2 1 -1 3। बताओ सारणिक का मान निकालना आता है क्या तुमको? कितने लोगों को सारणिक का मान निकालना आता है? सारणिक का मान निकालना आता है क्या? नहीं। देखते हैं कितने लोगों को पता है सारणिक के बारे में। कितने लोगों को सारणिक के बारे में पता है? कितने लोगों को सारणिक के बारे में पता है? तो कितना हो जाएगा इसका? 2 गुणा -3 -6, और ये -1 गुणा -1 5 होगा। इसका आंसर होगा -5। -7 वाले गलत बोल रहे हैं, है ना। 3 गुणा -2 गुणा 3 माइनस -1 गुणा 1, ये होता है -6 और ये हो जाएगा +1, उत्तर आ जाएगा -5। ठीक है, 67% लोगों को आता है। ठीक है, बढ़िया बात है। बाकी लोग ध्यान से सुनो। अगर ऐसे 3 क्रॉस 3 की A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस सारणिक का मान पता करना हो तो इसके लिए ना दो बातें ध्यान रखनी होती है। एक चीज होती है साइन स्कीम, यानी कि चिन्ह परिपाटी, चिन्ह कैसे निर्णय लेते हैं और फिर प्रसार कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना। पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसी पंक्ति या किस स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना है। तो इन जनरल हम लोग पहली पंक्ति के सापेक्ष ही करते हैं। पहली पंक्ति मतलब ये, और इस पहली पंक्ति में क्या करो, एकांतर क्रम में प्लस माइनस और प्लस लिख दो। इतना काम कर लेना, पहली पंक्ति प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना, ध्यान से सुनना भैया, एक ही बार समझाएंगे। सबसे पहले लिखो पहली पंक्ति का पहला अवयव A1, फिर क्या करो, इस पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको हटा दो और इसके सापेक्ष जो स्तंभ है उसको हटा दो। किसको लिया? A1 को लिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, और जो बची हुई सारणिक है ना उसको लिख दो। बची हुई सारणिक क्या है? B2 C2 B3 C3। फिर क्या करो, इसी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लो। दूसरा अवयव क्या था? B1। इसके आगे क्या लिखना था? माइनस। अब दूसरा अवयव आ गया तो फिर दूसरा अवयव पहली पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का, तो दूसरे स्तंभ को हटा दो, और बचा क्या अब यहाँ पे? A2 A3 C2 C3। फिर क्या करो, तीसरे पे आओ। तीसरे में क्या है? C1। C1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लस, आगे लिख दो प्लस। अब क्या करो, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को ढक लो, और क्या मिलेगा? A2 A3 B2 B3। समझ गए? क्या करना है, पहले करनी है पंक्ति डिसाइड, या स्तंभ किसके सापेक्ष हमें प्रसार करना है, फिर ऐसे लिख देना है प्लस माइनस प्लस, और फिर जिस अवयव को लिख रहे हो उस अवयव के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छुपा दो, बची हुई सारणिक लिख दो। दूसरा लिख रहे हो तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा दो, वो लिख दो, तीसरा लिख दो। अब इसका प्रसार करना तो तुम्हें आता ही है। इसका प्रसार क्या हो जाता है? A1, और यहाँ क्या आ जाएगा? B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, ये कितना हो जाएगा? A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1, ये कितना हो जाएगा? A2 B3 माइनस A3 B2। ये सारणिक का प्रसार हो गया। तुम चाहो किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हो, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो। जैसे एक बताता हूं मैं, 2 3 4 1 0 1 2 3 -1, है ना। तो क्या किया, पहले की पहली पंक्ति, फिर इसके आगे पीछे क्या लगा दिया? यहां पर लगा दिया प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अब प्रसार क्या हो जाएगा? दो के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छुपा दो, बचा ये, इन दोनों को गुणा करो, 0 गुणा -1 -3 गुणा 1 -3 गुणा 1, फिर -3
पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दो, बचे क्या ये दो, इन दोनों को गुणा करो, 1 गुणा -1 -2 गुणा 1 प्लस तीसरा लिखो 4, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दो, 3 गुणा 1 -2 गुणा 0, ये हो गया 0 -3 -1 -2 प्लस 4 3 -0, 2 गुणा -3 -3 गुणा -3 4 गुणा 3 -6 प्लस 9 प्लस 12, 12 9 21 में से 6 गए तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये प्रसार समझ में आया है? बताओ, क्या ये प्रसार समझ में आ गया है? बोलो। 5 आंसर नहीं, -5 है उसका आंसर। इसका आंसर बताओ, क्या सारणिक का प्रसार हम लोग कर सकते हैं? रॉन्ग है सर, बहुत बढ़िया। क्या रॉन्ग है बेटा, ये भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या रॉन्ग है ना। अच्छा ये कर लिया है तो एक सारणिक में घर के लिए देता हूं तुमको, इस सारणिक का मान निकाल कर लेके आना। 0 1 नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सारणिक का मान कितना होगा ये घर से करके लेके आना है मेरे को, ठीक है? इतना घर से करके लेकर आना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो फिर यहीं पे रोकते हैं आज की क्लास, कल हम लोग इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? होमवर्क अभी पुराना ही है, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, एक तो बाइनोमियल की डीपीपी करो, और कल से स्ट्रेट लाइन का होमवर्क मिलेगा, बाइनोमियल का एनसीईआरटी भी करो, और कल से स्ट्रेट लाइन का होमवर्क मिलेगा, सरल रेखा का होमवर्क मिलेगा, ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं भैया, जुड़े रहना, ठीक है? इधर उधर अब भटकना मत, नया ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी अगले 2 महीने चलने वाला है। अगर आज से भी शुरू करोगे तो ये मान लो 50% 11th को अपना बचा लोगे, ठीक है? बाकी जितना हो जाए उतना हो जाए, तो अब गलती मत करना, पुरानी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, एकदम नई कहानी यहाँ पर चालू हो रही है, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलेंगे कल हम लोग।